Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the design and analysis of algorithms in lecture number 5. लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने 2D मैक्सिमा एल्गोरिदम का एनालिसिस किया था और हमने देखा था कि उस एल्गोरिदम के अंदर हम किस तरीके से लूप्स को फाइंड किया और एरे की एक्सेस को फाइंड करके हमने उनको एक समेशन के अंदर पुट किया और फिर उनको वन बाय वन करके हमने सॉल्व किया। फाइनली सॉल्यूशन के बाद हमारे पास एक सिंपलीफाई फॉर्म के अंदर जब एक्सप्रेशन आ गई तो हमने फिर उसके अंदर फाइनल ओपिनियन जो है वो दिया, जिसमें हमने कहा था कि एक डोमिनेटिंग टर्म होती है जो कि बाकी सबको डोमिनेट करती है। उसके मुताबिक हम ये डिसाइड करते हैं कि इस एल्गोरिदम का टाइम क्या होगा। उस एग्जांपल से आपको ये जाहिर हो गया था कि आपको किसी किस्म का अगर एल्गोरिदम दिया जाए तो आप उसका कैसे टाइम फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली वन तो एक लूप को देखना होता है कि जितने हमारे पास लूप होंगे उस हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे। दूसरा अरे की एक्सेस, कंप्यूटेशन वगैरह, इन सब को देख के हम ओवरऑल टाइम का एनालिसिस करते हैं। आगे आने वाली एग्जांपल में भी हम कुछ इस तरीके से आगे प्रोसेस करेंगे। तो आगे चलते हैं। आज लेक्चर नंबर 5 में हम एक अहम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस है। ये काफ़ी अहम टॉपिक है जो कि एल्गोरिदम के एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल होता है। बेसिकली हम इस टॉपिक के बाद हम एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे आगे आने वाले दिनों में। तो हर एल्गोरिदम का हम एनालिसिस किया करेंगे तो उसमें ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमारे काम आएंगे। स्लाइड में आपके सामने इसकी डेफिनेशन और फॉर्मल डिस्कशन हम आज डिस्कस करेंगे। You may be asking that we continue to use the notation थीटा नोटेशन हम यूज़ करते हैं एसिम्प्टोटिक में। ये थीटा सिंबल आपको नज़र आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे फंक्शंस वगैरह शो करते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये थीटा नोटेशन जो है वो इस्तेमाल होगी। गिवन एनी फंक्शन g ऑफ n। अब हम थोड़ा सा फॉर्मल डिस्कशन करने लगे हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। फर्ज करें फंक्शंस के बारे में आप जानते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर आपने काफ़ी तरह के फंक्शन यूज़ किए हैं। ये भी कुछ से मिलती जुलती चीज़ है। तो हम ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर फंक्शन g ऑफ n है, we define the theta g of n to be set of functions that asymptotically equivalent to the gn। क्या हम ये रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास एक फंक्शन है g ऑफ n, अगर हम उसका थीटा g ऑफ n फाइंड करें, यानी इस फंक्शन को अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर थीटा अप्लाई करें, तो हमारे पास ऐसे फंक्शंस का सेट आ जाएगा जो कि एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट होंगे सारे के सारे। अब ये एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट का क्या मतलब है ये भी हम आगे डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे अब हम फॉर्मली डेफिनेशंस दे रहे हैं। अगर आपसे थीटा फॉर्मल डिस्कशन पूछता है या पेपर में आ जाता है क्वेश्चन तो आप उसकी ये डेफिनेशन लिखेंगे। इसको ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम आगे मतलब ये थीटा g ऑफ n किसके बराबर होता है वो हम देखने लगे हैं। थीटा g ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n such that there exists a positive constant c1 and c2। हमारे पास f ऑफ n है जिसके अंदर पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं जिनको नाम हम दे रहे हैं c1 and c2 एंड n नॉट। तीन कांस्टेंट हैं c1, c2 एंड n नॉट सच दैट अब यहाँ पे c1 ऑफ gn is greater than equal to 0 and less than equal to f of n and less than equal to c2g of n। मतलब ये आपका जो f of n है ये c2 of
जी एन से छोटा है या इसके बराबर हो सकता है, और एफ ऑफ एन जो है वो C1 G ऑफ एन से ग्रेटर हो सकता है या इसके इक्वल हो सकता है। बेसिकली हमने इसको देखना है कि ये जो एफ ऑफ एन है ये इस कांस्टेंट से, इस फंक्शन से या तो छोटा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है, और इस कांस्टेंट और फंक्शन से उससे बड़ा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। कंडीशन ये है कि हमारे पास जो एन नॉट है, एन जो है हमारे पास, यानी ये जो एफ ऑफ एन के अंदर या जी ऑफ एन के अंदर एन है, इसकी वैल्यू हमेशा एन नॉट से या तो बड़ी होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। ये हमने इसकी डेफिनेशन पेश की है। अभी आगे इसको हम मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। दिस इज द रिटन एज एफ ऑफ एन इज इन थीटा जी ऑफ एन। और कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ एन जो है वो इसका एलिमेंट हो सकता है थीटा जी ऑफ एन का। दैट इज द एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन आर एसिम्प्टोटिकली इक्विवेलेंट। ये हम पहले देख चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। दिस मीन्स दैट दे हैव एसेंशियली द सेम ग्रोथ रेट्स फॉर लार्ज एन। यानी जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी या उसका ग्रोथ रेट बढ़ेगा, वैसे आप देखेंगे कि इनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, यानी जी ऑफ एन की भी और एफ ऑफ एन की ग्रोथ भी बढ़ेगी। अब हम एक एग्जांपल यहाँ पे करते हैं और उसके अंदर ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी आपके सामने। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शंस हैं 4, 4n स्क्वायर, 8n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3, n स्क्वायर ओवर 5 प्लस n अंडर रूट माइनस 10 log n और n into the n minus 3. All the asymptotically equivalent as becomes large, the dominant fasten grow the term is constant n square. वर्ड्स करें यहाँ पे, अगर आप ये अज्यूम करें कि n स्क्वायर अगर आपके पास है तो n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे n स्क्वायर एक फास्टली ग्रोथ करेगा। क्या है, हम ये रहें n की वैल्यू बढ़ने से आप ये देखें कि इन सब में सबसे n की वैल्यू इस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं डालेगी 2n पे, लेकिन 8n स्क्वायर की वजह से ये एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ बन जाएगी। यहाँ पे देखें n स्क्वायर की ग्रोथ है, यहाँ पे डिवाइड आ गया है यानी इसके बाद। तो बेसिकली आप देखें कि इसमें ये चीज़ हम क्लियर करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन, पहली एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 8n square plus 2n minus 3. Our informal rule of keeping the largest term and ignoring the constant suggests that the f of n is in the theta n square. अगर आप इस फंक्शन पे गौर करें तो ये जो 8n 2 का स्क्वायर है 2n, इनमें से सबसे डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है? ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है n स्क्वायर है। क्यों? हमने ये देखना होता है कि यहाँ पे n की वैल्यू जब बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ कौन सी जो है वो फंक्शन करेगी। तो हमें यहाँ पे ये नज़र आया कि ये n स्क्वायर है, इसलिए हमने यहाँ पे g ऑफ n की जगह लिखा है n स्क्वायर। लेट्स वी सी देयर द पेयर्स और फॉर्मूली। यहाँ पे आप देखें कि अब हम इसकी एक तो लोअर बाउंड फाइंड करेंगे और एक अपर बाउंड फाइंड करेंगे। लोअर बाउंड के अंदर आप देखें हम क्या कर रहे हैं, f of n 8n square plus 2n minus 3 grows asymptotically at least as fastest as n square. ये बात हम अभी कर चुके हैं कि जैसे n स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी एसिम्प्टोटिकली ये फंक्शंस भी उसी ग्रोथ से बढ़ेंगे। अपर बाउंड में हम ये कह रहे हैं f of n grow no faster asymptotically than the n square। यहाँ पे आप देखें कि f of n जो है वो इतना फास्टली ग्रो नहीं करेगा जितना n स्क्वायर यानी बाकी जो टर्म हैं उससे ज़्यादा, मतलब f ऑफ n ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा जैसे कि n स्क्वायर से कर पाएगा। यानी n से 2n, अब 2n में देखें आप n की वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ाएं लेकिन वो n स्क्वायर से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। लोअर बाउंड में अब हम आगे इसको करते हैं, f of n grows asymptotically at least at fast n square
For this, need to show that there exists the positive constant C1 and N naught. अब हम इसकी जो लोअर बाउंड, एक लोअर बाउंड होती है, एक अपर बाउंड की कंडीशन होती है, इसको आपने याद रखनी है. Such that the f of n is greater than equal to C1 n square for all n greater than equal to n naught. रीजनिंग ये है कि आप देखें कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने ये कह रहे हैं 8n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 3. यहाँ पे आप देखें कि हमने एक काम किया है कि 8n स्क्वायर जो हमारे पास ये है, इसमें हमने इसको यूँ भी हम लिख सकते हैं S7n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. ये भी आप देखें, इसको अगर आप जमा करेंगे तो ये 8n स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये -3 हम ये कह रहे हैं इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7n स्क्वायर. यानी ये वाला जो फंक्शन है वो 7n स्क्वायर से या तो बड़ा होगा या इसके बराबर हो सकता है. आपको ये नज़र आ रहा होगा. अब आप देखिए इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आपको इससे या तो बड़ा नज़र आएगा या फिर यही. ऑफ कोर्स यहाँ पे 8n स्क्वायर माइनस 3 हो, हमने इसको शॉर्ट किया है. रीज़न अभी आपको समझ आ जाएगी आगे. मैंने बस ये किया है कि आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 7n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. ऑफ कोर्स इसको आप जब ऐड करेंगे तो यही रकम बन जाएगी. उसके बाद -3 आ गया, यानी ये हमारी ये जो टर्म है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ. बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि f of n इज़ इक्वल टू 8n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 3. यानी ये वाला जो फंक्शन है या ये वाली जो वैल्यू है ये इससे बड़ी हो सकती है. यानी मैंने इसमें 2n निकाल दिया. फर्स्ट करें 2n निकालने के बाद अब आप देखें कि इसको देखें 8n स्क्वायर माइनस 3, ये इसको अगर आप वैल्यूएट करेंगे तो ये हमेशा ये इससे या तो बड़ी होगी या इसके बराबर हो सकती है. इसी तरह मैंने इसको मज़ीद शॉर्ट कर दिया 7n स्क्वायर प्लस 1n स्क्वायर माइनस 3. ये देखें ये बिल्कुल वही चीज़ बन गई है, लेकिन ये हमेशा इससे बड़ी होगी 7n स्क्वायर से या इसके बराबर होगी. ऑफ कोर्स आपको समझ आ गया होगा. For this need to show that there exists a positive constant C1 and n naught such that the f of n is greater than equal to C1 and naught. तो ये वही रीजनिंग है. तो यहाँ पे हमारे पास जो C1 जो फाइंड आउट हमने किया, यहाँ पे आप देखें कि ऊपर फंक्शन को अगर आप और से देखें तो हमारे पास C1 n स्क्वायर निकलता है. तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट C1 फाइंड करना है. तो इसके अंदर अब आप देखें कि 7 जो है वो कांस्टेंट है, वो हमने बाहर C1 की वैल्यू फाइंड कर ली 7. वो इम्प्लिसिटली अज्यूम द 2n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हमारे पास अब ये हम ये कह रहे हैं कि 2n जो है अब ये वो जो 2n वहाँ से हमने एलिमिनेट किया था उसको देख रहे हैं कि 2n जो है वो हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा. देन n स्क्वायर माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन. दे आर नॉट ट्रू फॉर आर n, बट इट इफ द n इज़ ग्रेटर देन लेस देन अंडर रूट 3 देन बोथ आर ट्रू. बेसिकली हम यहाँ पे अब फाइंड आउट कर रहे हैं कि n नॉट जो है वो या तो अंडर रूट से 3 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा. बेसिकली हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि n नॉट क्या है इस वक्त. तो ये उसकी हमने कंडीशन फाइंड कर ली. तो वी देन हैव द f of n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू C1 of 2n. तो ये हमने ये वाला जो पोर्शन था इसको कंप्लीट कर लिया है. इसमें C1 भी फाइंड कर लिया है, n नॉट भी फाइंड कर लिया है. तो ये आप इसको अच्छे देखते हैं. आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. आज हमने बेसिकली एसिम्पटोट नोटेशन को स्टार्ट कर दिया हुआ है. ये अभी आगे 2-3 लेक्चर्स टॉपिक चलेगा. थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, आगे भी इन्वॉल्व होगी. तो इन चीज़ों को ज़रा आप देख लें. हम यहाँ पे ज़्यादातर एल्गोरिथम के हवाले से बात करेंगे. मैथमेटिक्स आप पहले से जानते हैं, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस नहीं होगा. तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर हमारा आपको समझ आ गया होगा. कल हम अपर बाउंड को डिटेल से देखेंगे और फिर फाइनली इनको इकट्ठा करके फंक्शन बनाएंगे. तो कल नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.